तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा 12th क्लास चैप्टर 1 में टूडेज टारगेट में। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक रहेगा एरिया वेक्टर, और सेकंड पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और थर्ड पढ़ेंगे आज हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये तीनों टॉपिक आज की क्लास में हम कवर अप करेंगे। देखिए आज का पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास एरिया वेक्टर। क्या होता है एरिया वेक्टर, क्या डेफिनेशन होती है और क्या उसका एक्चुअल मीनिंग होता है, पढ़ते हैं उसके बारे में। एन एरिया वेक्टर और एरिया वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी। क्या होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है जो किसको डिस्क्राइब करती है, एक ओरिएंटेड सरफेस को। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो तो किसके इक्वल होता है, एक सरफेस के एरिया के इक्वल होता है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। ठीक है, जैसे देखते हैं, जैसे ही हमने सरफेस बोल दिया, इस सरफेस का एरिया हमने बोल दिया ए, कितना बोल दिया इसका एरिया ए, तो इसका जो एरिया होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कहाँ होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब एन कैप, नॉर्मली आउटवर्ड। अब जैसे ये ओपन सरफेस है तो इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड भी हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। डाउनवर्ड कैसे, इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं एन कैप में। ये ऊपर वाली हो जाएगी एन कैप, नीचे वाली हो जाएगी माइनस एन कैप, मतलब डाउनवर्ड में। तो जो ओपन सरफेस होगा या कोई भी सरफेस होगा उसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लेकिन यहाँ पर सरफेस दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है ओपन सरफेस, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो दो होती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। अब जैसे ये तो क्या हो गया हमारे पास ओपन सरफेस, ये कौन सा सरफेस हो गया, ओपन सरफेस। ठीक है, बोथ साइड ओपन है। अब इसकी बजाय हम एक बॉल ले लें, एक 3D डायमेंशन 3D ले लें हम, तो यहाँ पर एक इसका ये जो लाइन एलिमेंट मान लिया, ये जो एरिया एलिमेंट मान लिया हमने, इसकी डायरेक्शन ले, तो इसकी डायरेक्शन कैसे आएगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब ये कौन सा सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस की डायरेक्शन हमेशा एक साइड में होगी, वो होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। लेकिन जो ओपन सरफेस है इसमें भी जो डायरेक्शन होगी वो तो कहाँ होगी, एरिया वेक्टर की परपेंडिकुलर आउटवर्ड ही होगी। लेकिन इसमें दोनों टाइप से डायरेक्शन हो सकती है, अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। तो ये तो हो गया हमारे पास ओपन सरफेस, और ये हो गया, ये तो ओपन सरफेस हो गई, ये वाला क्लोज सरफेस हो गया। ठीक है, देखिए हम डेफिनेशन पढ़ते हैं दोबारा। इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द एरिया ऑफ सरफेस। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो किसके इक्वल होगा, सरफेस के एरिया के इक्वल होगा। और जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इसका मतलब अगर इस सरफेस की एरिया की बात करें, इसका एरिया बात करें हम, एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया मान लिया मैंने ए, एरिया माना है, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, तो इसका एरिया वेक्टर कितना आ जाएगा, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर को हम लिखते हैं, ये एरिया हो गया, इसका वेक्टर हो गया। कैसे आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो किसी भी एरिया वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है कि किसी भी सरफेस के एरिया को उसकी डायरेक्शन के साथ हम डिनोट करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। और एरिया क्या होता है, कोई भी सरफेस है वो 2D भी हो सकता है, वो 3D भी हो सकता है, उसमें उसका एरिया हो गया और उसके साथ उसकी डायरेक्शन। हमेशा एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। जब ओपन सरफेस होगा तो उसकी डायरेक्शन में दो केस हो सकते हैं, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। लेकिन जब किसी क्लोज सरफेस, जैसे ये बॉल है 3D है, इसमें जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, नीचे से क्या है, क्लोज है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। इसमें डायरेक्शन 1 होगी। तो बेसिकली जो एरिया वेक्टर है उसका मीनिंग क्या हुआ, जब किसी सरफेस में, जब किसी भी सरफेस को उसके एरिया के साथ उसकी डायरेक्शन में डिनोट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। जैसे ये हमारे पास फॉर्मूला होगा ए वेक्टर, ए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर। तो ये तो क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और एन कब क्या हो गया, इसकी डायरेक्शन होगी परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक है, ये होता है हमारे पास एरिया वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस पासिंग थ्रू सरफेस एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस मान लिया हमने, इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी वो पास कितने एंगल पर होनी चाहिए, 90 डिग्री पर होनी चाहिए। कितने एंगल पास होनी चाहिए, 90 डिग्री पर। जितनी इलेक्ट्रिक लाइंस पास होंगी उन फील्ड लाइंस की, उनके नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे एग्जांपल समझते हैं, ये कोई सरफेस बोल दिया हमने, इस सरफेस का एरिया बोल दिया मैंने ए, इस सरफेस का एरिया है ए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, ये हमने डायरेक्शन डिनोट कर दी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सरफेस कुछ इस तरह रखा है कि जो
एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में क्या होगी, इसी की डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर की इसी डायरेक्शन में होगी, एरिया वेक्टर भी। इसका मतलब है इस सरफेस से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी, जितनी भी यूनिट एरिया में से पास होंगी, उन फील्ड लाइंस को, उन जो नंबर्स को, जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उन्हीं को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे ये, इसको हम डिनोट करते हैं फाई से, फाई ई का मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसे डिनोट करते हैं फाई ई, फाई से डिनोट करते हैं हम, तो इसको डिनोट करते हैं हम फाई ई से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है यहाँ पर, ई, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जा रहा है, ई, और कितने एरिया में जा रहा है, क्रॉस हो रहा है, ए, उसका फॉर्मूला कितना हो गया, ई ए, कितना फॉर्मूला होगा इसका, ई ए। इसका मतलब क्या है कि यूनिट एरिया में से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी उन नंबर्स को ही, उन फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसका फॉर्मूला कितना होता है हमारे पास, ई ए, ये मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए मतलब ए मतलब होता है एरिया वेक्टर, लेकिन इन दोनों का एरिया क्या है, रॉन्ग साइड क्या है, इक्वल है, जो डायरेक्शन क्या है दोनों में सेम मान लिया हमने। यहाँ पर कितना एंगल मान लिया हमने, थीटा 0 डिग्री, क्योंकि एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो एंगल कितना हो गया यहाँ पर, 0 डिग्री हो गया। अब इसकी यूनिट की बात करें, क्या यूनिट होगी इसकी, यूनिट की बात करें तो क्या यूनिट होगी इसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब, और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो एक यूनिट तो होगी इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब, और अगर दूसरी यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो दूसरी यूनिट कौन सी आ गई हमारे पास, वोल्ट मीटर। एक होती है वोल्ट मीटर और एक होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। अब इसकी यहाँ पर डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन कितनी होगी, डायमेंशन की बात करें तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड डायमेंशन कितनी होती है, ml2 t माइनस, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन कितनी होती है, ml t-3 a-1 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन होती है, और एरिया की डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L2। तो यहाँ पे L2 किसकी पावर में ऐड हो जाएगा, इसी की पावर में ऐड हो जाएगा L2। इसको हम कैसे लिख देंगे, L2 की पावर यहाँ 1 थी, यहाँ 2 और कितनी होगी टोटल 3, तो इसकी डायमेंशन कितनी होगी, ml3 t-3 a-1, ये इसकी डायमेंशन हो गई। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, नंबर्स की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है कि जो कैसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, ये इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब एक बार इसको दोबारा से समझे तो इसका मतलब क्या है, ये कोई सरफेस रखा है, ये इसका एरिया है ए, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वो पास कितने एंगल पर हो रही है, 90 डिग्री पर पास हो रही है, इसकी नॉर्मली पास हो रही है। तो इस सरफेस में से पर यूनिट एरिया में से जितनी फील्ड लाइंस पास होंगी उनके नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको हम डिनोट करते हैं फाई ई से, इसका वैल्यू कितनी होगी, ई ए। अब यहाँ पे इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट कितनी हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। या सेकंड यूनिट की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, और एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो एक यूनिट बच गई इसकी वोल्ट मीटर। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितनी हो जाएगी, ml3 t-3 a-1, अभी बताया कैसे हो जाएगी। और एक ऐसी क्वांटिटी होगी हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। अब इसको, ये तो हो गया हमारे पास जब इनके बीच में ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। अब अगर ये इसी एंगल थीटा पर रखे हो, मान लीजिए कोई वैल्यू है, ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, ठीक है। अब इसमें एरिया वेक्टर किधर होगा, ये एरिया होगा, एरिया वेक्टर होगा, कितने एंगल बना रहा है इसके साथ, थीटा वेक्टर बना रहा है। ये कौन सा एरिया वेक्टर, ए होगा, कितने एंगल बना रहा है, हमने मान लिया थीटा वेक्टर। इसका मतलब क्या है, किसी सरफेस ए का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने एंगल बना रहा है, थीटा। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, थीटा के पास वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, ए कोस थीटा, तो इसको बोल दिया हमने ए कोस थीटा। और थीटा के परपेंडिकुलर वाला कौन सा हो जाएगा, ये वाला ए साइन थीटा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से पास हो रहा है, ए कोस थीटा वाले कंपोनेंट में से पास हो रहा है, इधर पास हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रहा है। इसका मतलब इसमें ए साइन थीटा डोमिनेट नहीं करेगा, कौन सा कंपोनेंट डोमिनेट करेगा, ए कोस थीटा वाला। तो ऐसे इसके फॉर्मूला की अगर बात करें तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, फाई ई इज इक्वल टू ई, और ए की जगह क्या जाएगा, ए कोस थीटा, क्योंकि ए साइन थीटा में डोमिनेट करेगा नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से पास हो रहा है, कोस थीटा वाले कंपोनेंट से पास हो रहा है।
तो वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। इसका मतलब दो वेक्टर क्वांटिटीज के बीच में कोस थीटा आ रहा है, तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी हम लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर डॉट ए। ये फॉर्मूला आ गया, एक ये फॉर्मूला आ गया, एक ये आ गया, ई डॉट ए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। और जब दो क्वांटिटीज के बीच में कोस थीटा लिखते हैं तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। अब यहीं पे इसके एंगल की बात करें, केस वन की बात करें, केस वन, इफ केस वन की बात करें हम, अगर थीटा कितना हो, 0 डिग्री हो, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई ई कितना हो जाएगा, ई ए कितना हो जाएगा, फाई ई ई ए हो जाएगा, क्योंकि कोस 0 की वैल्यू 1। अब अगर यहां पर के सेकंड की बात करें, के सेकंड की बात करें, अगर थीटा कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, इसका मतलब फ्लक्स कितना पास होगा, 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0। अब केस थर्ड की बात करें, अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो फ्लक्स कितना पास होगा, माइनस ई ए। इसका मतलब क्या हुआ कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, दोनों एक दूसरे क्या है, एंटी पैरेलल है। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यूज में चेंज हो जाएगा जब इसमें एंगल क्या होगा, चेंज होगा। तो जब कोई डिस्क, कोई भी सरफेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ किसी एंगल थीटा पर रखा होता है, तो उसमें कितना फ्लक्स पास होता है, फाई ई इज इक्वल टू ई ए कोस थीटा। और जब कोस थीटा लिखते हैं तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ये तो हो गया जब हमारे पास कोई फाइनाइट सरफेस हो, फाइनाइट मतलब जिसकी शेप हमें पता हो, जिसका एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कोई भी रैंडम सरफेस मान लिया हमने, ये कोई भी सरफेस बोल दिया मैंने, ये इरेगुलर शेप है, इसकी साइज हमें पता नहीं ये किस शेप का है, किस साइज का है। तो इसके बारे में, इसके लिए अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फ्लक्स कैलकुलेट करना हो, तो यहाँ पर हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, इसका एरिया बोल दिया मैंने डी ए, इतना बोल दिया मैंने डी ए। इसके वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, क्या क्या कैलकुलेट करेंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। डी ए के लिए निकालेंगे तो फ्लक्स कितना हो जाएगा हमारे पास, डी फाई, क्योंकि एरिया कितना माना है हमने, स्मॉल माना है, तो डी फाई कितना हो जाएगा, ई डॉट डी ए। किसके लिए माना है हमने, स्मॉल एरिया के लिए। डायरेक्शन कहाँ होगी इसकी, परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी। अब अगर कंप्लीट के लिए निकालना हो, इस कंप्लीट सरफेस के लिए निकालना हो जिसकी शेप और साइज हमें नहीं पता, तो इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन होगा तो क्या लिख सकते हैं इसको, फाई ई इज इक्वल टू, क्लोज सरफेस है, क्लोज के लिए कैसा इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास सरफेस के लिए, ई डॉट डी ए। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास फाई फ्लक्स। ये कब आई, जब हमारे पास कोई इरेगुलर शेप है, इरेगुलर साइज है, जिसकी हमें एरिया नहीं पता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े लेंगे डी ए के, डी एलिमेंट के, उसको हम सारे क्या कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, उसके क्या कैलकुलेट हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट डी ए। एस मतलब सरफेस, कंप्लीट सरफेस के लिए कैलकुलेट हो जाएगा ई डॉट डी ए, ये टोटल फ्लक्स आ जाएगा, टोटल क्या जाएगा, फ्लक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब किसी सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक लाइंस पास होती है, तो यूनिट एरिया में से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही है, उसी को, उन नंबर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। उसमें 3 केस हम देखें अभी, जब थीटा बराबर 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स होगा ई ए, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स होगा 0, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा तो फ्लक्स होगा माइनस ई ए, ठीक है। और इरेगुलर शेप या साइज होगा तो हम इंटीग्रेशन करके उसकी फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किस वे में हो रहा है, उसकी शेप क्या है, उसकी साइज क्या है, उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है वो देखते हैं। इसके 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 1 डायमेंशन के लिए होता है। फिर सेकंड होता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 2 डायमेंशन के लिए होता है। फिर होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 3 डायमेंशन के लिए होता है। तो पहले पार्ट से हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ए वायर। इसका मतलब क्या है, एक वायर रखा है, उसके पर यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज होगा, उसी को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ एक क्वांटिटी काम लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं
लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज को पर यूनिट लेंथ में वो कितना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कितना ज्यादा डेंस हो रहा है, किसी यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में, किसी वन डायमेंशन में, किसी वायर पर, किसी रोड पर वो कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट है, कितना ज्यादा डेंस्ड है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ये हमने एक रोड मान ली हमने जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज कितना बोल दिया हमने, Q, और टोटल लेंथ कितनी बोल दी रोड की हमने, L। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी इसको हम किसे डिनोट करते हैं, लैम्डा से। तो क्या वैल्यू हो जाए इसकी, टोटल चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, Q, पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L। इसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसके लिए भी यूज होता है, बेसिकली वन डायमेंशन के लिए, इसके लिए वन डायमेंशन के लिए। इसका मतलब क्या हुआ, किसी वायर पर एक चार्ज है वो कितना ज्यादा डेंसली रखा हुआ है, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हो रहा है किसी पर्टिकुलर में, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी यूज लेते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या हो जाएगी, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, कुलाम, और लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी हमारे पास, कुलाम मीटर। यहाँ पर इसके डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन कितनी होगी इसकी, डायमेंशन की बात करें तो कितनी हो जाएगी, चार्ज की डायमेंशन कितनी होती है 80, और मीटर क्या होती है L। तो L ऊपर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो L -1 ये इसकी क्या हो जाएगी, डायमेंशन। को डाउट इसमें। तो वन डायमेंशन के लिए, 1D के लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पेसिफिक सरफेस एरिया। इसका मतलब क्या है, इसी सरफेस में, इसी सरफेस एरिया में इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, कितना ज्यादा डेंसली रखा हुआ है, उसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी यूज में लेते हैं जिसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, किससे, सिग्मा से। जैसे ये हमने सरफेस ले लिया, क्या ले लिया हमने, सरफेस, इसका एरिया बोल दिया मैंने ए, कितना बोल दिया एरिया मैंने ए, ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर, जो कि कहाँ होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, कहाँ होता है इनके। अब यहाँ पे सरफेस की बात हो रही है, इसका मतलब किसके लिए यूज होता है, 2 डायमेंशन के लिए, 2D के लिए बात हो रही है यहाँ पर। अब मान लिया मैंने इसको चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर एक पॉइंट पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पर टोटल चार्ज बोल दिया मैंने +Q है, टोटल चार्ज कितना है यहाँ पर, +Q है। अब इसको डिनोट करेंगे हम सिग्मा से, तो इसके लिए कितनी बात हो जाएगी हमारे पास, डेफिनेशन की देखें तो द इलेक्ट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए स्पेसिफिक, इसका मतलब सिग्मा क्या होगा, चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। अब यहां से अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज कैसे कैलकुलेट होगा, सिग्मा A। यहां से अगर चार्ज कैलकुलेट करना हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी हमें गिवन हो, तो हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर ये तो क्या है, कंप्लीट एरिया है ए, कितना है ए, कंप्लीट एरिया। यहाँ पर अगर स्मॉल एरिया दे रखा हो तो डी एक जगह का जाएगा डी ए, तो सिग्मा क्यू की जगह क्या जाएगा, डी क्यू एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट के लिए कैलकुलेट करें तो कंप्लीट के लिए सिग्मा इज इक्वल टू Q/A। यहाँ पर इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी इसकी, चार्ज की यूनिट होती है कुलाम, कुलाम, एरिया यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर होगी। यहाँ पे इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन क्या होगी इसकी, देखो कुलाम चार्ज की डायमेंशन होती है 80 और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन होगी L2। ये ऊपर जाएगा, इसका हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, डायमेंशन कितनी हो जाएगी, L-2, ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बेसिकली हम 2 डायमेंशन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी चार्ज है वो 2 डायमेंशन सरफेस पर कितना ज्यादा डेंसली रखा हुआ है, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है,
उसे हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम विद इन द 3 डायमेंशन स्पेस। इसका मतलब डेफिनेशन से पता लग रहा है किसके लिए यूज होता है, 3D के लिए यूज होता है। अब जैसे ये सरफेस है, ये कोई स्फीयर है, बॉल है, स्फीयर बॉल है, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना बोल दिया मैंने, प्लस को रखा हुआ है। टोटल चार्ज कितना रखा हुआ है, प्लस को रखा हुआ है। ठीक है, टोटल चार्ज कितना रखा है इसके ऊपर, प्लस को रखा हुआ है। अब इस वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करने के लिए एक क्वांटिटी यूज हम लेते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं रो से, इसे रो से। अब देखते हैं इसमें, जैसे इस पर टोटल चार्ज कितना है Q, और इसका टोटल वॉल्यूम बोल दिया मैंने V। टोटल वॉल्यूम है इसका V। 3D की बात हो रही है, कोई बॉल मान ली, कोई स्फीयर मान लिया हमने, इसका वॉल्यूम है V और चार्ज रखा है, इस पर टोटल डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है Q। अभी देखते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया हमने, छोटा टुकड़ा ले लिया, जिस पर चार्ज कितना रखा है मैंने बोल दिया मैंने dq, चार्ज रखा है dq, और इसका जो एरिया है ना, इसका जो वॉल्यूम है वो कितना बोल दिया मैंने dv। टोटल का वॉल्यूम है v, और इस जो एक छोटा सा टुकड़ा हमने कट किया इसका वॉल्यूम है dv। टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है q, और इस जो वॉल्यूम एलिमेंट लिया है इस पर चार्ज है dq, कितना dq। अब देखते हैं, अब देखो ये क्या है, इसका एरिया वेक्टर हो गया, इसका तो क्या होगा, इसका वेक्टर होगा, फिर डायरेक्शन का होगा, इसकी आउटवर्ड होगी, हमें पता है। अब यहां पर अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात करें तो क्या होगा, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब इस अगर एरिया की बात करें, हम पर्टिकुलर एरिया की बात करें तो इस पर चार्ज कितना है dq है, तो इसका वॉल्यूम कितना है dv है, तो इसका फॉर्मूला कितना आ जाएगा dq बाई dv। यहां से अगर dq निकालना हो तो कितना आ जाएगा, ये रो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो रो dv। ठीक है, ये तो किसके लिए हो गया, स्मॉल चार्ज एलिमेंट के लिए, dq के लिए। अब अगर टोटल चार्ज निकालना हो हमें तो इसका क्या, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर भी इंटीग्रेशन, इधर भी इंटीग्रेशन, तो dq की जगह आ जाएगा टोटल q, तो इधर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा रो d। ठीक है, एक्चुअली में इसको लिखता हूं मैं ऐसे लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू q अपॉन v। q क्या है, टोटल चार्ज, v क्या है, टोटल वॉल्यूम है। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर एरिया का निकालना हो तो इसको टोटल क्या कर देंगे, हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो q की जगह क्या जाएगा dq, अगर यूज करें तो v की जगह आ जाएगा dv, तो q इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन रो dv। ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी यूज में लेते हैं, इसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसकी यहाँ यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी इसकी, चार्ज की यूनिट कितनी, कुलाम, कुलाम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब, तो यूनिट हो गई कुलाम मीटर क्यूब। अब अगर इसकी डायमेंशन की बात करें, डायमेंशन कितनी हो जाएगी इसकी, कुलाम, इसकी यूनिट होती है 80 चार्ज की, और मीटर क्यूब, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो जाएगी, L की पावर -3 80, इसकी क्या हो जाएगी डायमेंशन। तो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन वो 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, देखते हैं हम दोबारा। फर्स्ट होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको हम अपन डिनोट करते हैं लैम्बडा से। फिर होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसको अपन डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो क्या होता है द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर होता है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो होता है द इलेक्ट्रिक चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ कि पर यूनिट वॉल्यूम में चार्ज है वो कितना ज्यादा बिखरा हुआ है, कितना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसी को हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक क्वांटिटी यूज में लेते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। ठीक है, तो इस प्रकार आज की क्लास हमारी एंड होती है। आज हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर दोबारा क्या होता है, क्या पढ़ते हैं हम एरिया वेक्टर में अभी, कि किसी भी सरफेस एरिया को उसकी डायरेक्शन के साथ जब भी हम डिनोट करते हैं उसे बोलते हैं हम एरिया वेक्टर। फिर पढ़ा हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जब किसी सरफेस में से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया में से पास होंगी उसी उन लाइंस को, उन नंबर ऑफ लाइंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर पढ़ा हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कितने प्रकार का होता है, 3 का, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम गाउस लॉ और गाउस के एप्लीकेशन में। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।